खंगाल रही है एनसीबी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर ये कि मुंबई की किला कोर्ट, जहां पर पेशी हुई है जैद की, मुंबई की किला कोर्ट ने ड्रग्स डीलर जैद को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। जैद और रिया के भाई शोविक के बीच ड्रग्स की लेनदेन के सबूत मिलने के बाद एनसीबी जैद को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, लिहाजा एनसीबी की तरफ से रिमांड मांगी गई थी। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह कि जैद को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। जैद को रिमांड के पेपर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के पास है। जैद के जो रिमांड के पेपर है वो एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। जो जैद के रिमांड पेपर्स हैं उनसे ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जैद के पास से 9 लाख रुपए बरामद हुई है। और साथ ही रिमांड पेपर में यह भी कहा गया है कि काफी दिनों से जैद ड्रग्स के धंधे में था। यानी जैद अभी ड्रग्स के धंधे में नहीं आया था, बल्कि काफी दिनों से वो ड्रग्स सप्लाई के इस धंधे में इन्वॉल्व रहा है। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह कि एनसीबी ने जब रिमांड मांगी तो कोर्ट की तरफ से 9 सितंबर तक कस्टडी दे दी गई है। अकॉर्डिंग टू देम उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ही वाज सप्लाइंग ड्रग्स टू अदर पीपल एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट हु आर दोज पर्संस। वो बेसिस पे किए, बाकी देयर इज नो रिकवरी वाज नॉन स्मॉल क्वांटिटी। और चलिए सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं। अरुण हमारे सहयोगी डीआरडीओ दफ्तर, जहां सीबीआई का अस्थायी ऑफिस है, वहां से लगातार सुबह से बने हुए हैं। अरुण, अब जो जानकारी निकलकर सामने है, जैद जिसके एक्सक्लूसिव रिमांड पेपर न्यूज 18 इंडिया के पास है, वो बताते हैं कि जैद अभी नया खिलाड़ी नहीं था ड्रग्स के धंधे में, बल्कि बहुत पुराना खिलाड़ी था। यानी बहुत वक्त से वो ड्रग्स के धंधे में संलिप्त था। और ये जैद वही है जिसका कनेक्शन भी शोविक से मिलता है। देखिए, निश्चित रूप से शोविक चक्रवर्ती एक ऐसा किरदार है इस पूरी कहानी में, खासतौर से ड्रग्स की कहानी में, जो हर पेडलर से या हर गैंग से मिला हुआ है। उसकी व्हाट्सएप चैट हर गैंग के साथ साफ दिखाई दे रही है। जैद की बात करिए, वो पुराना खिलाड़ी है ड्रग्स की सप्लाई में मुंबई में पूरा, और दुबई से लेकर मुंबई तक जो तार ड्रग्स की सप्लाई के फैले हुए हैं उसमें जैद एक बड़ा किरदार है। मैं आपको इस वक्त डीआरडीओ के अंदर की भी बात बताता हूँ। यहाँ पर सीबीआई जो पूछताछ कर रही है, सुजैन वॉकर जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था और एक जो है हिंदुस्तान माने मुंबई के डॉक्टर के साथ भी मिल करके उन्होंने कोशिश की थी उनको ठीक करने की, और उनकी गवाही इस वक्त चल रही है, उनसे पूछताछ चल रही है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। सुजैन वॉकर वही है जो मुंबई पुलिस को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे सुशांत सिंह राजपूत, और उनके कहने पर उन्होंने दवाई नहीं ली थी, उनका मर्ज बढ़ता चला गया था। आखिरी बार जब उनको ये फैसला सुनाना पड़ा कि अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उसके बावजूद सुशांत सिंह ने उनसे ये कहा था कि जल्दी अगर ठीक होने वाली कोई आपके पास दवाई हो तभी मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए वो तैयार नहीं थे। तो सुजैन वॉकर की इस समय गवाही चल रही है सीबीआई के पास। तो एक तरफ ड्रग्स का कनेक्शन, दूसरी तरफ उनके मेंटल कंडीशन को लेकर के भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, हर एंगल खंगाल रही है, ताकि ड्रग्स और सुशांत सिंह राजपूत की मौत दोनों में क्या कोई रिश्ता है, इस बाबत तस्वीर साफ हो सके। अच्छा, एक जानकारी और अरुण अभी कुछ देर पहले निकलकर सामने आई थी कि मुंबई पुलिस की जो टीम है वो रिया के घर पर पहुंची थी। वहां से आपको कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर मुंबई पुलिस की टीम, क्या रिया को सीबीआई की तरफ से बुलाया गया है या कहीं और से कोई सम्मन जारी हुआ है, या ईडी या एनसीबी की तरफ से कोई सम्मन जारी हुआ है जिसके बाद मुंबई पुलिस पहुंची है? वहां से कुछ पता चल पा रहा है आपको? देखिए, जो मुंबई पुलिस है उसका अब काम इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन ले लिया है, उसका काम प्रोटेक्शन में है। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और शोविक दोनों गए थे सांता क्रूज थाने में, उन्होंने लगातार ये शिकायत की है कि उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है, उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, उनके रास्ते में रोका जाता है, उनको उनके घर नहीं पहुँचने दिया जाता। तो सिक्योरिटी रीजन से मुंबई पुलिस उनके घर से लेकर बाहर तक उनकी जांच करती है। हो सकता है उन्होंने किसी वजह से बुलाया हो, या तो शोविक की सिक्योरिटी के लिए बुलाया हो, क्योंकि उनके पिता इंद्रजीत यहाँ पर सीबीआई गेस्ट हाउस में यहाँ पर उनकी पूछताछ चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती के घर मुंबई पुलिस क्यों पहुंची है ये थोड़ी देर बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि रिया चक्रवर्ती के आसपास जो शिकंजा कसता जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। और शोविक का जो किरदार है, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस सब के बीच आपको बता दें, रिया के ड्रग कनेक्शन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब मिल रही है। बड़ी खबर ये कि शोविक को ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एक और ड्रग डीलर की हुई है गिरफ्तारी। कैजान नाम बताया जा रहा है इस ड्रग डीलर का जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कैजान इब्राहिम। इस ड्रग डीलर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और जानकारी के शोविक के साथ
केजान ने मुंबई के एक पार्क में ड्रग्स की डील की थी। अब तक एनसीबी ने कुल 5 ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक केजान इब्राहिम है, जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है। जैद बासित को आज किला कोर्ट में पेश किया गया एनसीबी की तरफ से। हालांकि जैद को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड दे दी गई है एनसीबी को, तो वहीं बासित की फिलहाल पेशी होनी है, उस पर देखना होगा कब तक की रिमांड मिलती है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, अब तक 5 ड्रग डीलर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये चेन कितनी बड़ी है, ये रैकेट कितना बड़ा है, मुंबई से लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर दुबई तक भी ये ड्रग्स का बड़ा रैकेट हो सकता है। और ऐसे में लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही है, लेकिन ये अभी सिर्फ छोटी मछली है, बड़ी मछलियों तक भी शिकंजा पहुंचना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मुंबई की पुलिस को लेकर है, वो ये कि मुंबई पुलिस की नाक के नीचे ड्रग का ये धंधा चल कैसे रहा था। और इस बीच आपको बता दें, सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर न्यूज 18 को एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी भी हाथ लगी है। सुशांत मामले में ड्रग्स की एंट्री के बाद से लगातार कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और इस बीच एनसीबी ने जिस जैद नाम के ड्रग पेडलर को पकड़ा है, जब उसने मुंह खोला तो बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की पड़ताल में जैद की मॉडस ऑपरेंडी का भी पता चला है। जैद बेहद शातिर तरीके से अपने कस्टमर्स को नशे की खेप पहुंचाता था। तरीका इतना शातिर कि किसी को भनक तक नहीं लग सकती थी। अगर वो मुंह ना खोलता तो सोचिए कितने चौंकाने वाले राज यूं ही राज रह जाते। न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स डीलर जैद का बड़ा सच आया सामने। जैद की मॉडस ऑपरेंडी का चल गया पता। एनसीबी ने खुलवाया ड्रग्स डीलर जैद का मुंह। सुशांत केस में कई किरदारों के चेहरे बेनकाब। न्यूज 18 के पास सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच। सुशांत केस में सीबीआई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री के बाद तो एक के बाद एक धमाके सामने आ रहे हैं। कितने किरदारों को पिछले 15 दिनों के भीतर बेनकाब होते देखा जा चुका है। और जैसे ही इस केस में ड्रग्स की एंट्री हुई, पूरा केस ही 360 डिग्री के एंगल से घूम गया। इसी बीच एक नाम के सामने आते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वो नाम है जैद विलात्रा का। महज 20 साल की उम्र में जैद विलात्रा इस वक्त न सिर्फ एनसीबी के सवालों के घेरे में है, बल्कि वो अब तक जो कुछ भी उगल चुका है, उसने सुशांत केस को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया और उससे जुड़े कई किरदारों को बेनकाब कर दिया, जिसमें रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती सबसे अहम है। लेकिन न्यूज 18 को जैद और उसकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जो कुछ पता चला है, वो वाकई चौंकाने वाला है। बांद्रा में रहने वाले ड्रग्स डीलर जैद विलात्रा की पूरी मॉडस ऑपरेंडी वाकई में चौंकाने वाली है। उसने अपने नशे का सारा कारोबार बांद्रा के इलाके में ही फैला रखा था। एनसीबी के सूत्रों की माने तो जैद ने एक रेस्टोरेंट की आड़ में अपना ड्रग्स का धंधा फैला रखा था। आमतौर पर चॉकलेट, केक और मफिन्स में छुपाकर वो अपने ग्राहकों को ड्रग्स की सप्लाई करता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसके ज्यादातर कस्टमर फिल्मी कलाकार या फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन कॉलेज के लड़के और लड़कियों के बीच भी जैद खासा मशहूर था। और इस धंधे को वो अकेला नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ मिलकर चला रहा था। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इस मामले में एनसीबी ने अब जैद से मिली जानकारियों पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके मुंह खुलने के बाद कई लोग अचानक बेनकाब हुए हैं। न सिर्फ सुशांत के नजदीकी लोग, बल्कि खुद ड्रग्स के धंधे का एक बड़ा नेटवर्क का पता चला एनसीबी को। खुलासा है कि एनसीबी ने अब केस की डायरी को तैयार करना शुरू कर दिया है। जैद और बासित से की गई पूछताछ से एनसीबी को शौविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, लेकिन अब भी एनसीबी फूंक कर कदम रख रही है।
ये रिमांड पेपर है जो हमारी टीवी स्क्रीन पे दर्शक देख भी रहे हैं। इसमें बाकायदा बॉलीवुड का नाम लिखा हुआ है कि बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस कैसे काम करता है, कैसे खरीद फरोख्त बॉलीवुड के लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज करते हैं, इसकी तह तक जाना है। इस रिमांड पेपर में 3 पेज का जो रिमांड पेपर है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जैद ने कई ऐसे नामों का जिक्र किया है जिन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कई बड़े खिलाड़ी जो हैं इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट के, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए जैद की रिमांड जरूरी है। इसलिए 7 दिन की जैद की रिमांड मिली है। न्यूज 18 इंडिया को एनसीबी के सूत्रों से ड्रग्स की सप्लाई का एक अहम जरिया भी पता चला है। डार्कनेट के जरिए मंगाई जाती थी ड्रग्स। पैडलर डार्कनेट से विदेशों से मंगवाते थे ड्रग्स। हाई प्रोफाइल लोगों को रास आता है ये रास्ता। ये भी पता चला है कि मुंबई के हाई प्रोफाइल लोगों के बीच डार्कनेट के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी और रिया जिस पैडलर से ड्रग्स लेती थी वो डार्कनेट का इस्तेमाल करता था। दरअसल जिस डार्कनेट की बात सामने आई है वो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा साइबर प्लेटफॉर्म माना जाता है। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समेत किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब जांच एजेंसियां सुशांत के केस में ड्रग्स से जुड़े किरदारों के अलावा डार्कनेट की कहानी को भी खंगालने का इरादा कर रही है। बहरहाल जैद की वजह से अब तक जिन लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं, अब एनसीबी उनका सारा कच्चा चिट्ठा खंगालेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया। कंगना का आरोप है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं लौटने की धमकी दी है। कंगना ने ट्वीट कर पूछा कि क्या अब मुंबई पीओके बन गया है। तो कंगना रनौत का यह बड़ा आरोप, उद्धव सरकार पर निशाना, बड़ा आरोप लगाते हुए कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा कि संजय राउत ने उनको धमकी दी है और धमकी ये दी है कि आप मुंबई ना लौटें, मुंबई ना लौटने की धमकी दी है। कंगना रनौत को ऐसा आरोप कंगना रनौत लगा रही हैं और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि क्या मुंबई पीओके बन गया है। कंगना ने ट्वीट क्या किया, ये वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस ट्वीट के जरिए कंगना रनौत ने आरोप लगाया है संजय राउत पर। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा है। मुंबई की गलियों में अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है, यह सवाल भी कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के जरिए पूछा जब वो संजय राउत पर आरोप लगा रही थी। तो ट्वीट कर कंगना रनौत ने यह बड़ा आरोप संजय राउत पर लगाया है कि उन्होंने धमकी दी है कंगना रनौत को। बाकायदा यह कहा है कि मुंबई ना लौटें, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। ट्वीट कर कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई ना लौटने की धमकी संजय राउत ने दी है और साथ ही सवाल भी पूछ डाला है। कंगना रनौत ने यह पूछा है कि क्या मुंबई पीओके बन गया है, मुंबई आखिर क्यों पीओके जैसी लग रही है। कंगना के आरोपों पर संजय राउत ने किया पलटवार। आपको बता दें, संजय राउत ने कंगना रनौत के आरोपों पर पलटवार करते हुए यह दावा किया कि उन्होंने किसी को कोई बयान नहीं दिया है और उन्हें किसको कितना महत्व देना है ये देखना होगा। तो ये संजय राउत की तरफ से सफाई के साथ पलटवार भी कि किसको कितना महत्व देना है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कंगना रनौत के आरोपों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर संजय राउत को क्या दिक्कत है, क्यों धमकी दी। और अगर संजय राउत ये कह रहे कि कोई धमकी नहीं दी है तो फिर कंगना रनौत इस तरह का आरोप क्यों लगा रही हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया को ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के दौरान मुंबई पुलिस को दिए गए सुशांत के पिता के बयान की कॉपी हाथ लगी है और उस बयान में सुशांत के पिता ने सुशांत के रिश्ते पर कई बातें कही। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में यह भी लिखा था कि सुशांत को डिप्रेशन ना तो था और ना ही इसके बारे में उन्हें कुछ पता था और ना ही सुशांत ने कभी इस बात का उनसे कभी जिक्र किया। जाहिर है सीबीआई के लिए सुशांत के पिता का लिखा यह बयान कई और पहलुओं पर गौर करने को मजबूर कर देगा। तो ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस में न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। सुशांत के पिता के बयान की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास। 16 जून 2020 को मुंबई पुलिस को दिया था बयान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता ने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उससे ये मामला सुलझने के अलावा और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। सुशांत के बारे में पिता के सिंह ने खोला सच।
बयान में सुशांत के पिता ने किसी पर शक नहीं जताया। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली सुशांत के पिता के बयान की इस कॉपी ने असल में जांच एजेंसियों का काम और बढ़ा दिया है। ग्राउंड जीरो से हमारी पड़ताल में जो कुछ सामने आया वो न सिर्फ चौंकाता है, बल्कि अब तक जो कुछ सामने आ चुका है उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े करने लगता है। ये सुशांत के पिता के सिंह के बयान की वो कॉपी है जो या तो मुंबई पुलिस के पास है या फिर सीबीआई के पास। उसके बाद ये कॉपी हमारे पास है और इस लिखित बयान में जो कुछ लिखा है वो बेहद गौर करने लायक है, क्योंकि उससे सुशांत की मौत के बाद सामने आई तस्वीरें और साफ होने की बजाय कुछ धुंधली पड़ती दिखाई दे रही हैं। के सिंह ने यह बयान सुशांत की मौत के 2 दिन बाद यानी कि 16 जून 2020 को मुंबई पुलिस के सामने दर्ज कराया था। अपने बयान में सुशांत के पिता ने एक बात का इशारा जरूर दिया है कि मुझे लगता है सुशांत ने उदासी की वजह से खुदकुशी की हो। सुशांत के पिता ने अपने बेटे की मौत के बाद पुलिस के सामने लिखकर ये बात जाहिर की थी कि उन्हें उस वक्त तक इस मामले में किसी और पर शक नहीं है। अपने बयान में उन्होंने लिखा कि मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे ने सुसाइड क्यों किया। मुझे सुशांत की मौत को लेकर किसी से शिकायत नहीं है, न संदेह है। मुझे लगता है कि सुशांत ने अवसाद के कारण आत्महत्या की। के सिंह के इस बयान से यह भी पता चलता है कि उन्हें अपने बेटे के डिप्रेशन में होने के बारे में कोई खबर नहीं थी। बस वो तो इतना जानते हैं कि शायद कुछ तबीयत खराब है, लेकिन क्या इसका खुलासा उनका बयान कुछ नहीं करता है? उसने कभी इस प्रकार के तनाव और डिप्रेशन के बारे में चर्चा नहीं की। 7 जून 2020 को सुशांत का फोन आया था। मैंने बोला कि 1 साल हो गए हैं, पटना कब आना होगा? उस पर सुशांत ने जवाब दिया कि मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, ठीक होते ही आता हूँ। सुशांत के पिता का यह लिखित बयान पिता और बेटे के बीच सामान्य रिश्ते की गवाही देता है। पिता और पुत्र के बीच व्हाट्सएप चैट पर ही बातें होती थी। अपने बयान में के सिंह ने यह बात खास तौर पर लिखी। मैं सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था और वो उसी पर रिप्लाई करता था। मैं उसे अधिक फोन नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा काम में व्यस्त रहता था। सुशांत से आखिरी बार मिलने का जिक्र भी उनके बयान में है। मैं 30 साल से पटना में रह रहा हूँ। मेरी पत्नी उषा का सन 2002 में देहांत हो गया था। मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था। मेरा बेटा सुशांत मुंडन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। तब मैं उससे मिला था। वह उस समय किसी प्रकार के तनाव में नहीं था। सुशांत 16 मई को वापस मुंबई चला गया। मुंबई पुलिस को दिए अपने इस बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया जब उन्हें सुशांत की मौत की खबर टीवी के जरिए मिली। 14 जून 2019 को मैं पटना अपने घर में बैठा था। दोपहर 2:15 बजे टीवी पर खबर चली कि सुशांत ने अपने घर में सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली। मैं ये सुनकर बेहोश हो गया। मैं अपने भतीजे नीरज सिंह और बबलू के साथ 15 जून को फ्लाइट से मुंबई पहुंचा। विले पार्ले में हमने सुशांत का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद हम बांद्रा में सुशांत के किराए के फ्लैट में पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता ने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उससे ये मामला सुलझने के अलावा और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट में साफ कहा है कि इस पूरे मामले में उन्हें किसी के ऊपर शक नहीं है। अलबत्ता उन्होंने सुशांत की बीमारी को लेकर जिक्र किया है। इस पूरे मामले में अब ईडी, सीबीआई, एनसीबी अलग अलग तथ्यों को लेकर जांच कर रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि सुशांत के पिता अपने बेटे के अतीत को लेकर अंधेरे में हैं। ऐसे में एक बात तो जरूर सवाल बनकर सबके सामने आ जाती है कि जब 16 जून तक उन्हें किसी पर कोई शक नहीं था, फिर सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के बारे में जो कुछ कहा वो क्यों? 27 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया को बकायदा हत्यारी तक कह दिया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। जाहिर है कि जिस वक्त सुशांत के पिता ने रिया को लेकर अपनी राय जमाने के सामने जाहिर की, तब तक बहुत सी बातें सामने आ चुकी थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर उन्हें क्या क्या पता चला और कैसे।
सुशांत केस में इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, सुशांत के परिवार के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। ये एक बार फिर से दोहराते हुए सुशांत के परिवार ने उनकी हत्या किए जाने की बात कही है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया कि 14 जून को जिस तरीके की परिस्थितियां थी उसके बाद यही लगता है कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि प्लान मर्डर है। प्लान मर्डर की बात एक बार फिर से परिवार की तरफ से कही गई है। परिवार के वकील हैं विकास सिंह, जिनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि आखिर क्यों वो चाबी अभी तक मौजूद नहीं है, जो चाबी सुशांत की मौत के दिन से गायब है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यानी कोई और भी था जिसकी सुशांत राजपूत के कमरे तक एक्सेस थी, क्योंकि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जब संदिग्ध मौत हुई थी, जब शव उनका बरामद हुआ था तो उस रूम को तोड़ा गया था, उस रूम के लॉक को तोड़ा गया था। सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलवाया था और रूम का जो लॉक था उसको तोड़ने का दावा सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से किया गया था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है, आपको बता दें, अब ये कहा जा रहा है कि वो चाबी अभी तक बरामद नहीं है। और उसी चाबी को लेकर वकील विकास सिंह भी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो चाबी आखिर किसके पास, यानी कोई था जिसकी एक्सेस सुशांत के कमरे तक थी। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है। जरा सुनिए विकास सिंह ने कहा क्या। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की भी सीबीआई करेगी जांच। दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई थी। दावा यह किया गया था कि दिशा की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान हो गए थे। अब सीबीआई सुशांत और दिशा सालियान की मौत के बीच के संबंधों की जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई दिशा की मौत का संबंध सुशांत की मौत से था, क्योंकि सीबीआई दरअसल उस पूरे हफ्ते को खंगाल रही है, यानी 8 जून से लेकर 14 जून के बीच क्या क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या यह खुदकुशी थी या फिर यह मर्डर था। परिवार लगातार यह कहता रहा है कि उनके बेटे की हत्या की गई है, यह खुदकुशी का मामला नहीं है। और इस सब के बीच यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, खुद सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात का जिक्र किया था कि 8 जून को जब दिशा सालियान की मौत हुई थी उसके बाद से लगातार सुशांत सिंह राजपूत परेशान चल रहे थे। तो क्या दिशा सालियान की मौत का कनेक्शन सुशांत राजपूत की मौत से है? अब इस एंगल को खंगालने के लिए दिशा सालियान की मौत की भी जांच सीबीआई करेगी। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर है कि सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था वो न्यूज 18 इंडिया के पास है और इस बयान के मुताबिक सुशांत के परिवार की मेडिकल हिस्ट्री मानसिक बीमारी की रही है। सुशांत का इलाज करने वाली डॉक्टर सुजैन वॉकर ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत भी जब 20 साल के थे तो इस बीमारी की से जूझ रहे थे। डॉक्टर के मुताबिक 2013 में सुशांत की हालत खराब हो गई थी। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये देखना होगा, लेकिन आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर है कि ये जो डॉक्टर है वो फिलहाल सीबीआई के अस्थायी दफ्तर यानी कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां उनसे तमाम सवाल किए जा रहे हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि ये बयान एक्सक्लूसिव जो न्यूज 18 इंडिया के पास है, जो मुंबई पुलिस को दिया गया था डॉक्टर की तरफ से। और इस बयान के मुताबिक सुशांत के परिवार की मेडिकल हिस्ट्री मानसिक बीमारी की रही है, ये डॉक्टर की तरफ से दावा किया गया था। सुशांत का इलाज करने वाली डॉक्टर सुजैन वॉकर, जिनसे फिलहाल सीबीआई सवाल जवाब कर रही है, सीबीआई इनसे पूछताछ करी और इन्होंने मुंबई पुलिस के सामने जो बयान दिया था उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं। मुंबई पुलिस को डॉक्टर सुजैन ने अपने बयान में यह बताया कि सुशांत जब 20 साल के थे तो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन ये तमाम चीजें जो डॉक्टर की तरफ से कही गई हैं वो कितनी सच हैं, अब उसी की पड़ताल सीबीआई को करनी है। तो सुशांत केस में डॉक्टर सुजैन वॉकर, जिनसे सीबीआई फिलहाल पूछताछ करे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे थे, ये दरअसल वो बयान है जो डॉक्टर सुजैन वॉकर की तरफ से दिया गया था मुंबई पुलिस के सामने। लेकिन लगातार डिप्रेशन की थ्योरी को परिवार खारिज कर रहा है। सुशांत का परिवार ये बार बार कह रहा है, उनके पिता ने भी साफ तौर पर कहा कि सुशांत किसी डिप्रेशन में थे, ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं है। सुशांत किसी डिप्रेशन में नहीं थे। जब बातचीत हुई तो सुशांत ने यह कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डिप्रेशन जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ये दावा कर रहा है। अब डॉक्टर की तरफ से किया गया दावे में कितनी सच्चाई है उसको लेकर सीबीआई डॉक्टर सुजैन वॉकर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस वक्त पूछताछ कर रही है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की बीमारी पर बड़ा बयान दिया। विकास सिंह ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत की मानसिक हालत कभी खराब नहीं हुई।
कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। सुशांत के पिता के वकील डिप्रेशन की बात को नकार रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो पर्चियां जिसमें सुशांत सिंह की बीमारी की दवाओं के नाम लिखे हैं, जिसके आधार पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर सुशांत को डिप्रेशन नहीं था तो वो मानसिक रोग की दवाएं क्यों ले रहे थे। ये पर्ची बांद्रा के उस मेडिकल स्टोर की है जहां से सुशांत की दवाएं आया करती थी, वहां से खरीदी जाती थी। ये दवाएं सुशांत के लिए पहली बार डॉक्टर निकिता शाह के प्रिस्क्रिप्शन पर इस मेडिकल स्टोर से 31 अक्टूबर 2019 को 400 रुपए की 3 दवाइयां खरीदी गई थी, जिसके बाद दूसरी बार डॉक्टर करसी चावड़ा के प्रिस्क्रिप्शन पर 10 जनवरी को इसी साल दूसरी बार 2500 की 9 दवाइयां खरीदी गई थी। दोनों बार ये दवाइयां 10 दिन की खरीदी गई थी। मेडिकल स्टोर मालिक के मुताबिक ये दवाएं नींद न आने और मानसिक रोग की थी जो सुशांत को दी जा रही थी, जैसा कि इस प्रिस्क्रिप्शन से पता चला। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन दवाओं के बारे में सुशांत खुद भी जानते थे कि नहीं? ये दवाएं आखिर उनको कौन दे रहा था? पार्शियल एक्सीडेंट था, जो पार्शियल वो रहते थे, तो उनकी जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई थी वो एक स्लीप डिसऑर्डर के लिए रहती है। ऐसे एक्टर्स उनको बाहर जाना होता है शूटिंग के लिए, तो उनकी जो जैकेट वगैरह होती है उनके, तो उनके लिए वो स्लीप डिसऑर्डर के लिए उनको मेडिसिन डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उनको एग्जामिनेशन करने के बाद। ये दवा बेसिकली रिलेटेड नींद की थी, एंजाइटी के लिए थी और मूड एलर्टनेस के लिए जो मेडिसिन थी। कौन आते थे उनके यहाँ से दवाई लेने? बेसिकली ऐसे सेलिब्रिटी तो कभी निकलेंगे नहीं, उनके स्टाफ, उनके ड्राइवर्स वगैरह थे जो अंदर प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते थे, उनको दवाई। यानी दवाएं लेने के लिए खुद सुशांत नहीं जाते थे, कोई और उनकी दवाएं लेने के लिए जाता था। इस सब के बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है सुशांत केस में। इस वक्त हम आपको वो बयान दिखाने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा अहम साबित हो सकते हैं। ये दरअसल वो बयान है जो मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड से सीबीआई के रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। ये बयान है सुशांत की बहनों के। बहनों में भी सबसे खास बयान सुशांत की उस चश्मदीद बहन का है जो सुशांत की मौत वाले दिन यानी कि 14 जून को परिवार के लोगों में सबसे पहले सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। ये थी मीतू सिंह। मीतू सिंह ने अपने बयान में जो घटनाक्रम दर्ज कराया है उसी के आधार पर सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर रही है। सुशांत केस में न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव अहम बयान। सुशांत केस में परिवार के बयान। सुशांत की बहनों की गवाही एक्सक्लूसिव। मुंबई में मौजूद न्यूज 18 की टीम को सुशांत केस में सबसे अहम बयानों की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है। यही वो बयान है जो सुशांत केस की दिशा तय करने वाले हैं और इन्हीं बयानों के आधार पर सीबीआई अपनी जांच का दायरा बढ़ाने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई तमाम अहम किरदारों से पूछताछ कर चुकी है। बुधवार को सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से लगभग 9 घंटे पूछताछ की। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने 9.5 घंटे की पूछताछ की। इस मामले में सारे अहम गवाहों के बयान मुंबई पुलिस से सीबीआई को मिल चुके हैं। ये अहम बयान है सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनों और उनके पिता के। सुशांत की बहनों के इन बयानों की कॉपी न्यूज 18 के पास है। ये वही बयान है जो सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस के सामने दर्ज कराए थे और अब ये बयान सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस के सामने क्या बयान दर्ज कराए थे। सुशांत की बहन नीतू सिंह ने बयान दर्ज कराया कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने परिवार को बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उनके पति और बाकी बहनें उनसे मिलने मुंबई आए। वो फ्लैट नंबर 601 जॉगर्स पार्क बांद्रा वेस्ट में मिले। इसके बाद उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 में सुशांत सिंह ने हिंदुजा के डॉक्टर करसी चावड़ा से इलाज कराया। उन्होंने आगे बताया कि मार्च 2020 में जब से लॉकडाउन लगा, सुशांत घर पर ही थे और घर पर रहकर पढ़ाई, योगासन और ध्यान कर रहे थे।
मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ में रहने वाली सुशांत की तीनों बहनें सुशांत से मिलने के लिए अक्टूबर 2019 में मुंबई आई थी। इन्हीं के बयान मुंबई पुलिस ने सुशांत केस इंक्वायरी में दर्ज किए थे। जब से सीबीआई को इनके बयानों की कॉपी मिली है, इन्हीं बयानों के आधार पर सीबीआई अलग अलग लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। इस केस में सुशांत की बहनों के बयान सबसे अहम हैं। इन तीनों बहनों के बयानों से कई राज खुल गए हैं। अक्टूबर 2019 में तीनों बहनें एक साथ सुशांत से मिली थी। इन तीनों के बयानों से अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2020 तक सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका, जो दिल्ली में रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उन्होंने इस बात से मिलता जुलता बयान दर्ज कराया है। प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया कि 2013 में सुशांत ने बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अंधेरी में मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह ली। इसके बाद करियर बहुत अच्छा हो गया। कम समय में ही सुशांत को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने 4 जून का घटनाक्रम भी दर्ज कराते हुए कहा कि सुशांत को उन्होंने कॉल करके पूछा कि 4-5 दिन से बातें क्यों नहीं की। इसके जवाब में सुशांत ने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद प्रियंका ने बताया कि परिवार के मशवरे के बाद 8 जून से उनकी बहन मीतू सिंह सुशांत के साथ रहने उनके फ्लैट पर गई, लेकिन किसी काम के चलते 12 जून को मीतू को अपने फ्लैट पर गोरेगांव लौटना पड़ा। ये वो अहम गवाही है जो बताती है कि सुशांत गहरे अवसाद के शिकार नहीं थे। हाँ, करियर में उतार चढ़ाव को लेकर कुछ चिंता उन्हें रहती थी। अब सवाल यह है कि 12 जून तक जब वो ठीक था तो 14 जून को सुशांत पंखे से लटके कैसे मिले। 14 जून को सुशांत के साथ के बाद परिवार से पहली शख्स उनकी बहन मीतू ही थी जो उनके फ्लैट पर पहुंची थी। सुशांत केस में सबसे अहम बयान मीतू सिंह का है। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को 14 जून तक की पूरी कहानी बताई। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मीतू सिंह के बयान की कॉपी है। सुशांत के स्टाफ के मुताबिक जब उन्हें पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है तो उन्होंने उनके परिवार में सबसे पहले उनकी बहन मीतू सिंह को फोन किया। अब न्यूज़ 18 आपको बताने जा रहा है कि उस दिन मीतू सिंह ने क्या देखा। मीतू सिंह के मुताबिक 8 जून 2020 को उन्हें सुशांत का फोन आया और उन्होंने बोला कि मिलने आ जाओ। मीतू शाम 5:30 बजे सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। मीतू के मुताबिक मिलने पर लगा कि सुशांत एकदम शांत है। सुशांत ने बातचीत में मीतू से कहा कि लॉकडाउन के बाद दक्षिण भारत घूमने चलेंगे। मीतू ने कहा कि उन्होंने कई दिन तक सुशांत की पसंद का खाना बनाया। फिर मीतू ने बताया कि गोरेगांव वाले घर में उनकी बेटी अकेली थी, इसलिए 12 जून 2020 को वो शाम 4:30 बजे गोरेगांव के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उन्होंने सुशांत को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मीतू ने सुशांत को कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने साथ रह रहे सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया। सिद्धार्थ ने मीतू को बताया कि सुशांत को जूस दे दिया है, वो सो रहे हैं। सिद्धार्थ ने खटखटाकर बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद मीतू ने कहा कि सुशांत कभी अंदर से दरवाजा बंद नहीं करते। सिद्धार्थ ने कई बार दरवाजा खटखटाया। मीतू को बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, वो चाबी वाले को बुला रहा है। मीतू ने कहा कि वो इसके बाद गोरेगांव से बांद्रा के लिए निकल गई। इस बीच टैक्सी में सिद्धार्थ का फोन आया। सिद्धार्थ ने कहा कि सुशांत पंखे से लटक गए हैं। जब मीतू सुशांत के घर पहुंची तो उनका शरीर बेड पर पड़ा था। ये तीनों बहनों का बयान है जो अब सीबीआई के रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। सीबीआई अब इन बयानों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में तीनों बहनों के अब तक के बयान न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा चुका है, लेकिन इस केस में सबसे अहम गवाह है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलाकर सबसे पहले सुशांत के रूम का दरवाजा खोला था। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थ पिठानी का बयान एक्सक्लूसिव। सुशांत केस में सबसे अहम गवाही। चौदह जून के बारे में पिठानी ने सीबीआई को क्या बताया?
न्यूज 18 इंडिया सुशांत की मौत की मिस्ट्री से जुड़ी ऐसी हकीकत सामने लाने वाला है जिसका इंतजार सारा देश कर रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, कमरे में वो कैसे और किस हालत में पाए गए थे। इसी सवाल का जवाब सीबीआई तलाश रही है। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने बुधवार को 9 घंटे की पूछताछ की। सीबीआई ने सिद्धार्थ से 14 जून का पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश की। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स हैं जिसने चाबी वाले को बुलाया था, जिसके बाद सुशांत के कमरे का ताला तुड़वाकर चाबी वाले को बिना कमरा खोले ही वापस भेज दिया गया। सिद्धार्थ पिठानी ने ही सुशांत की डेड बॉडी को फंदे से उतारा था। 13 दिन की जांच में सीबीआई की लिस्ट में सबसे बड़ा संदिग्ध सिद्धार्थ पिठानी ही है। अब न्यूज 18 इंडिया आपको वो बयान दिखाने जा रहा है जो सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने दर्ज कराए हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक 14 जून की कहानी ये है। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के ड्यूप्लेक्स फ्लैट के ऊपर वाले हिस्से यानी कि 701 में रहते थे। उनका कमरा सुशांत से ठीक बगल वाला था। सिद्धार्थ अपने कमरे में सो रहे थे। उनके दरवाजे पर 2 लोगों ने दस्तक दी। दस्तक देने वाले थे केशव और नीरज। केशव और नीरज ने कहा कि सुशांत का दरवाजा बहुत देर से बंद था। दोनों ने बताया कि सुशांत ने सुबह 8 बजे पानी मांगा था। बाद में सुशांत ने 9 बजे जूस और नारियल पानी लिया। उसके बाद से 9:30 बजे से दरवाजा लगातार बंद है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ पिठानी का भी दिमाग ठनका। ये बात सुशांत से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि सुशांत अपने कमरे का दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे। वो अगर अंदर सोए हुए तो वो लॉक कभी नहीं करते थे, जो खुला ही रहता था, क्योंकि अगर वो लॉक कर दिया तो शूट का टाइम रहता है, कॉल टाइम रहता है, कॉल टाइम के हिसाब से उनको उठना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है शूट पे, तो वो कभी लॉक नहीं करते थे। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक सुशांत के कमरे का दरवाजा तभी बंद होता था जब रिया सुशांत के कमरे में होती थी, लेकिन रिया तो 4 जून से उस फ्लैट में नहीं थी। तब नीरज, केशव और सिद्धार्थ तेजी से सुशांत के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ कुछ देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर सिद्धार्थ ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को फोन किया और उससे दूसरी चाबी लेकर आने को कहा। मिरांडा ने कहा कि उसके पास फ्लैट की कोई दूसरी चाबी नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उसे किसी तरह सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाना था ताकि अंदर का हाल देखा जा सके। अब यही कहानी में रहस्यमय मोड़ आ गया। सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले का पता करना शुरू किया। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने इंटरनेट पर सर्च किया और बांद्रा इलाके में जो चाबी वाला उसे मिला उसे उसने तुरंत फोन कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, वो कैसे बताऊंगी किसका कॉल आया था। यही वो चाबी वाला रफीक है जिसने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ा था। न्यूज 18 की टीम ने इससे बात की तो ये इतना डरा हुआ था कि उसने साफ साफ बोलने से इनकार कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, वो कैसे बताऊंगी किसका कॉल आया था। आप कॉल पे गए थे? सीबीआई अगर इंक्वायरी कर रही है तो सीबीआई को पूरा हक है उसका इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन जो भी लॉक खुला रहेगा उधर पे जो भी की मेकर गया रहेगा। आप गए थे? हाँ? ये बात से इनकार कर रहे हैं आप। ये चीज़ ठीक है, आप ना बताएं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ तो बता सकते हैं ना आप कि जो है पुलिस ने बयान तो दर्ज किया ना आपका। किसका? आपका। ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ ऑफ रिकॉर्ड नहीं जा रही है। अगर आप डिनायल जाएंगे तो वो सीबीआई में उल्टा जाएगा आपके खिलाफ। जो भी है सीबीआई जो भी काम करेगी उनको करने दो, अपना काम करेगी। वो मुंबई पुलिस भी बहुत अच्छा काम करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई भी अच्छा काम करेगी, उसके ऊपर भी पूरा भरोसा है। लेकिन जो भी केस हुआ है, जो भी है मतलब वो आपने देखा था क्या ऊपर जाते? मुझे नहीं पता है सर, मैं इसके बारे में कैसा बताऊँगा। आप किसको भी पूछ लोगे तो कैसा बताएगा सर? किसको भी पूछ लोगे की बात नहीं है, मैं ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड आया उसके बिना पे पूछ रहा हूँ। नहीं, उधर जाने के बाद ही आप उधर जाके चेक करिए कि उधर कौन आया था। आप आए थे कि नहीं? नहीं। अच्छा, आप नहीं गए थे। बयान पे किस बिना पे हुआ है? तो बयान आप पुलिस में जाके पूछिए ना, अपने उन्होंने किसका बयान लिया है। आपका भाई गया था? मतलब उधर जाके आप पूछेंगे। आपका भाई गया था? नहीं, उधर जाके आप पूछिए, उसका नाम, नंबर, एड्रेस पूरा दे लीजिए, या तो अपार्टमेंट में भी नंबर नाम लिखा रहेगा वो ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि 14 जून की सुबह सिद्धार्थ पिठानी और चाबी वाले में क्या क्या बात हुई। ये सारी कहानी सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक है।
सिद्धार्थ पिठानी ने फोन पर बात करके चाबी वाले से तुरंत फ्लैट पर आने के लिए कहा। चाबी वाले ने कहा कैंसिल तो नहीं करोगे? सिद्धार्थ ने जवाब दिया नहीं। फिर चाबी वाले ने कहा कि दूसरी चाबी बनाने के 2000 रुपए लगेंगे। सिद्धार्थ पिठानी तुरंत राजी हो गए। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि चाबी वाले ने सुशांत के फ्लैट पर पहुंचकर लॉक को दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खोल पाया। फिर चाबी वाले ने कहा कि लॉक को तोड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ की मंजूरी के बाद चाबी वाले ने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। फिर इसी के बाद से ही सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के शक के दायरे में है। बताया जाता है कि लॉक टूटने के बाद जैसे ही चाबी वाले ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट का दरवाजा खोलना चाहा, उसे रोक दिया गया और सिद्धार्थ ने उसे अपना सामान समेटकर वापस जाने के लिए कहा। कहे के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने उसे 2000 रुपए भी दिए। बताया जाता है कि चाबी वाले के जाने के बाद फ्लैट नंबर 601 में कमरे में बंद सुशांत के अलावा 4 लोग रह रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव और दीपेश सावंत। फिर सुशांत के कमरे के टूटे लॉक वाले दरवाजे को ढकेलकर सिद्धार्थ अंदर पहुंचे। सिद्धार्थ के मुताबिक कमरे के अंदर सुशांत का शरीर पंखे से लटक रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ समेत सभी की हालत खराब हो गई। सिद्धार्थ ने तुरंत मुंबई में रहने वाली सुशांत की बहन मीतू को फोन किया। फिर सिद्धार्थ ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। बताया जाता है कि 108 नंबर पर बैठा सरकारी कर्मचारी लगातार मरने वाले का नाम पूछ रहा था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी नाम बताने से बचना चाह रहे थे। बहुत जोर पड़ने पर उन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर से बोल रहे हैं। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ बैठा सरकारी कर्मचारी भी उछल गया। इसी बीच सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत की बड़ी बहन का फोन आया। फोन पर बात करने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि शरीर को नीचे से उतारना पड़ेगा। नीरज, केशव और दीपेश से पूछा कि ये करने के लिए किसने कहा, तो सिद्धार्थ ने सुशांत के सबसे बड़े जीजा का नाम लिया। सिद्धार्थ ने बताया कि उसने चाकू से उस कपड़े को काट दिया जिस पर सुशांत का शरीर लटका था। फिर सुशांत के शरीर को बेड पर लिटा दिया गया। तभी फ्लैट में सुशांत की बहन मीतू पहुंचती है। सुशांत के शव को देखते ही मीतू ने कहा, ये तुमने क्या कर लिया बाबू? सिद्धार्थ के मुताबिक मीतू के कहने पर उसने सुशांत के सीने पर पंच भी किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सुशांत के गले में पड़े कुर्ते को नीरज ने निकाला। तभी सुशांत के फ्लैट में मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें आने के लिए सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया था। यह है सुशांत के फ्लैट की 14 जून की कहानी। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी की जुबानी। अभी सीबीआई की जांच के बाद ये साफ होना बाकी है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ।